गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, डाटा हैंडलिंग। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 एक्चुअली वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि वीडियो बीच में स्किप हो गया था, इसलिए मुझे सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा। तो हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे कि बार ग्राफ, अब हमारे जो टॉपिक है वहाँ पे बार ग्राफ 2 टाइप्स के, एक तो सिंगल बार ग्राफ है और एक डबल बार ग्राफ है। अब हम इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा है, मान लो 7th क्लास का बच्चा है, उसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएस इसमें मार्क्स दें उसको। इस बच्चे को 100 में से मार्क्स आए हैं। मैथ में आएंगे उसको 95, साइंस में आए हैं 90, हिंदी में आए हैं 92, इंग्लिश में आए हैं 97 और एसएस में आए हैं मान लो 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये उसको मार्क्स आए। अब हमें इस मार्क्स को बार ग्राफ में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे? अभी हमें सिर्फ ये बताया गया है कि उसको 99 मैथ में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में मार्क्स दिए गए, तो हम इसको पहले सिंगल बार ग्राफ में करेंगे। अभी हमें एक ही डाटा दिया गया इसको, इसलिए इसको सिंगल बार ग्राफ। और बार ग्राफ को हम, दिस वन इज दी वर्टिकल लाइन एंड दिस वन हॉरिजेंटल, इन दो लाइनों के बीच हम इसको ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ को। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। और जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो वर्टिकल लाइन है इसे हम स्केल लेंगे, और जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे हम डाटा में यूज करेंगे। जो भी हमें डाटा, जिस भी बारे में हमें डाटा दे रखा है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का डाटा दे रखा है, किसके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो, और यहाँ पे हम जो मार्क्स दिए गए हैं वो स्केल के यूज उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। दिस वन, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। क्या क्या सब्जेक्ट थे हमारे पास? मैथ, हिंदी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएस। अब यहाँ पे हम स्केल लेंगे, और कौन सी स्केल लेंगे? जो कि हमें क्वेश्चन में जिस हिसाब से हमें दिया होगा उसको देख के हम स्केल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे, और हमें दे रखा था 100 में से मार्क्स दे रखे थे, और ये मार्क्स हमारे अप्रोक्सीमेटली 100 के पास में है, तो यहाँ से अगर आप 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 काउंटिंग लिखोगे तो ये बहुत काफ़ी बड़ा वर्टिकल ग्राफ बन जाएगा। लेकिन हमें इस यहाँ पे स्केल को चूज करना है इसके अकॉर्डिंग, जो हमारे क्वेश्चन में नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं 10 का ग्राफ चूज करती हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, तो हमारे यहाँ पे इन नंबरों के आसपास नंबर होंगे, और हमें यहाँ पे ये पता होगा कि कौन सा नंबर किसके पास में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे? 95। तो हम यहाँ पे ग्राफ में चेक करेंगे कि मैथ्स में 95 कहाँ होगा? 90 और 100 के एग्जैक्ट बीच में, जो कि यहाँ होगा, ठीक है। तो इससे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें ग्राफ को रीड करना हो तो हम यहाँ से देखेंगे कि मैथ के सब्जेक्ट में मैथ हमारा कहाँ जा रहा है? 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पे हमें ग्राफ देख के भी, रीड करके भी पता लग जाएगा कि हमारे मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? 95। अब जो हमारे साइंस में कितने नंबर थे? 90। तो साइंस का ग्राफ बना लेंगे। साइंस में 90 इज हेयर, देन यहाँ पे साइंस का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिंदी। हिंदी में कितने थे? 92। तो अब हिंदी का चूज करेंगे। 92 कहाँ आएगा हमारा? 95 और 90 के बीच में, थोड़ा सा 90 से ऊपर, सॉरी, थोड़ा सा 90 से ऊपर,
तो यहाँ पे हम हिंदी का ग्राफ बना लें। ठीक है, अब उसके बाद हमारा है 97 इंग्लिश में। 97 कहाँ आएगा मेरा? 95 से ऊपर। 95 ये था और 95 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 97। आप स्केल का यूज कर लोगे तो बेटर तरीके से बनेगा। ठीक है, 97 हिंदी इंग्लिश का, और मेरा एसएस में 100, और 100 इज माय हेयर। ठीक है, यहाँ बन गया एसएस का ग्राफ। तो ये बन गया सिंगल ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर अभी तो ये मान लो कि इसी में मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में समझा देती हूँ। यहाँ पे दे रखा था कि जो ये मार्क्स दिए गए थे ये मान लो सेमेस्टर 1 में आए। ठीक है, अब सेमेस्टर 2 के मार्क्स भी यहीं पे दे देता है। किसी क्वेश्चन में अगर 2 सेमेस्टर के मार्क्स दे रखे हैं तो मैथ में अगर 95 सेमेस्टर 1 में थे, सेमेस्टर 2 में आ गए 90, साइंस में आ गए आपको मान के चलो 80, हिंदी में आ गए आपको 100, इंग्लिश में आपको आ गए 80, और एसएस में आ गए आपको 85। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ इसका बार ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे 95 से यहाँ पे आ गए 90। अब हम ये वाला बार ग्राफ बिल्कुल इसके साथ में बनाएंगे, यानी कि ये मैथ का था, अब मैथ के साथ में ही यहाँ 95 था, इससे ये वाला यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करोगे आप और देन इसका बार ग्राफ बना। ठीक है, ये अगर 95 से ज़्यादा होता तो हम इसको ऊपर बढ़ा के करते, जैसे कि किसी और पार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट में है साइंस में हमारे पास 90 थे, सेकेंड सेमेस्टर में 80 है, तो 80 हमारा 90 से नीचे आएगा, मतलब यहाँ। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड दूसरा बार ग्राफ ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब हमारे हिंदी में 92 थे और फिर सेमेस्टर 2 में 100, अब 100 का बार ग्राफ यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे बढ़ाओगे ऊपर और 100 से टच करके ग्राफ बना दो। ठीक है, ये हो गया दूसरा हिंदी के लिए। अब इंग्लिश के लिए 97 से 80 97 से 80 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का बार। एसएस का 100 से 85, 100 से 85, 85 इज दी यहाँ पे, 100 से 85। ठीक है, ये हो गया आपका डबल बार ग्राफ। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे डबल बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, और यहाँ के ये बीच की डिस्टेंस आप लगभग सेम रखनी पड़ती है। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। क्या आता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम गेटिंग चांस, मतलब यहाँ पे हम चांस की बात करते हैं। ठीक है, कि किसी भी कोई आपको कुछ भी, जैसे जैसे कॉइन दे रखा है। ठीक है, अब ये बोला है कॉइन को अगर मुझे उछालना है, ठीक है, कोई भी सिक्का अगर मैं उछालता हूँ तो उसमें क्या आ सकता है? कॉइन में क्या चीज़ें होती है? हेड होता है, एक टेल होता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉइन में आपका हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने का चांस क्या होगा, या टेल आने का चांस क्या होगा? तो यहाँ पे हमें चांस निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो चीज़ हमने उसमें मांगी है, कि अब मैंने एक सिक्का उछाला और मैंने बोला कि उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो होगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब कि उस सिक्के को उछालने पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होंगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ फेवरेबल मैंने बोला कि टेल आने की बताओ, तो टेल एक ही बार आ सकता है अगर आप सिक्का उछालते हो, और आ कितनी आउटकम सकती है टोटल? एक हेड आ सकती है और एक टेल आ सकती है, तो टोटल कितनी आ सकती है? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो हेड भी कितनी बार आ सकता है? यहाँ पे टेल आने की, यहाँ पे हेड आने, तो हेड भी 1 बार आ सकता है, और कितने में से आ सकता है? 2 में से। दैट इज दी
प्रोबेबिलिटी ऐसे ही अगर डाइस उछालते हैं, डाइस में हमारे पास क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। अब डाइस में अगर वो आपसे डायरेक्ट बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ, आप 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर आप उछालते हो तो उसमें उस डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार। और कितने आउटकम्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आउटकम्स है 6। तो 3 कितनी बार आ सकता है, 1 बार, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। अगर इसी में आपसे क्वेश्चन बोलें कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और यहाँ पे आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4, कि 4 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 4 से छोटे नंबर क्या है, एक 3, एक 2, एक 1। सिर्फ ये लेस देन बोला है, इसने इक्वल टू नहीं बोला, इसलिए आप 4 को इंक्लूड नहीं करोगे। तो लेस देन 4 में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। कितने टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, 3। और कितने में से आ सकते हैं, सेम 6 में से। अब यहाँ पे अगर ऐसा नंबर आ जाता है जो कि कैंसिल हो रहा है, तो आप उसको कैंसिल करके भी 1/2 लिख सकते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। ठीक है। अगर ये बोलें कि अप टू 5, प्रोबेबिलिटी अप टू 5 मतलब 5 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 2 3 4 5, 5 को भी काउंट करोगे 5, और कितने में से आ सकते हैं 6, तो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू 5। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे।